Hello, my name is Ashish Sharma and in this lecture we are going to start thermodynamics. तो thermodynamics क्या है? अपन बुक्स की जो डेफिनेशंस हैं उन सब पर जाने से पहले थोड़ा अपने डेली लाइफ पे जो है नज़र डालते हैं कि डेली लाइफ में अपने कहाँ एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में अपन बात करेंगे हीट की, टेम्परेचर की और जो डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी फॉर्म्स हैं, जैसे मैकेनिकल एनर्जी। जैसे मान लीजिए कोई व्हील अगर मेरे पास यहाँ घूम रहा है और मैं उसको हाथ से रोकता हूँ तो व्हील के पास क्या थी? काइनेटिक एनर्जी थी। मैंने वर्क किया और उसको रोक दिया, उसकी एनर्जी को चेंज कर दिया, तो मैंने क्या किया? मैकेनिकल वर्क किया। तो एक तरीके से क्या हो गई? मैकेनिकल फॉर्म हो गई एनर्जी की। ठीक है, जैसे अब आपने देखा होगा कि अगर अपन किसकी बात करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें, तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे जनरेट कर सकते हो? जैसे आपने कोई फॉसिल फ्यूल डाला इंजन के अंदर, फॉसिल फ्यूल कुछ भी हो सकता है, जैसे मान ली पेट्रोल डाल दिया, पेट्रोल के जलने से कंबशन हुआ, कंबशन से क्या होता है? टरबाइन घूमता है। अब टरबाइन घूमा तो टरबाइन से कौन कनेक्टेड होता है? आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता है उसका एक पार्ट है, जो कि अपन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ेंगे। आर्मेचर घूमा और जब आर्मेचर घूमा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। तो कहाँ से स्टार्ट किया था अपन ने? फॉसिल फ्यूल से स्टार्ट किया था और मिल क्या गई अपने को? इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि किस तरीके से अपन डिफरेंट फॉर्म्स में एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत अपन कहाँ से माने, कि थर्मोडायनेमिक्स कहाँ से शुरू हुआ होगा। तो थर्मोडायनेमिक्स कहाँ से शुरू हुआ होगा, इसके लिए हमें नज़र डालनी पड़ेगी कि इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। तो अगर अपन अपने आसपास देखें तो जितने भी इंजन हैं, वो चाहे एक बाइक का इंजन है, एक ट्रेन का इंजन है, एक बस का इंजन है, एक कार का इंजन है, चाहे एक हेलीकॉप्टर का इंजन है, जितने भी जो इंजन्स हैं वो सब किस पे बेस्ड हैं? थर्मोडायनेमिक लॉ पे बेस्ड हैं। यानी कि अगर थर्मोडायनेमिक्स नहीं होता तो हमारे आसपास कोई भी इंजन नहीं होता। अब सोचिए, इतनी सारी चीज़ें जो मैंने बताई उनके बिना आपकी लाइफ कैसी होगी, उनके बिना आपकी लाइफ कैसी होगी। ठीक है, आप सोचोगे ठीक है सर इंजन नहीं था, ठीक है काम चला लेंगे। कुकिंग, क्या कुकिंग को आप स्किप करके देख सकते हो? क्योंकि कुकिंग के अंदर भी क्या है? थर्मोडायनेमिक्स है। क्या है? थर्मोडायनेमिक्स है। और अगर कुकिंग को अपन देखें तो कि कुकिंग की हिस्ट्री कितनी पुरानी है, यानी कि ऑलमोस्ट 10 to 20 मिलियन ईयर्स एगो अ प्रिमिटिव ह्यूमन फर्स्ट डिस्कवर दैट ही कैन कुक हिज और हर ओन फूड। ओके, तो लगभग 10 लाख साल पहले जो पहला आदि मानव था उसने खाना बनाना सीखा, खाना कुक करना सीखा। जो कुकिंग है, कुकिंग में भी क्या है? आप हीट का यूज़ कर रहे हो, तो बेसिकली वहाँ पे भी थर्मोडायनेमिक्स है। तो अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स को हटा देता हूँ तो आप सोचिए, आप कुकिंग को हटा दीजिए। ठीक है, आपको कच्चा यानी कि रो फूड खाना पड़ रहा है। ठीक है, जितने भी इंजन है वो सब हटा दीजिए। अब इंजन हटाए मतलब आपके पास ना बाइक है, ना कार है, ना स्कूटर है, ना एरोप्लेन्स हैं, कोई भी इंजन नहीं है। अच्छा, अब इन इंजन को हटाओगे तो जो फैक्ट्रीज़ में जो इंजन यूज़ होते हैं किसी भी चीज़ को बनाने के अंदर, वो सब कहाँ चले जाएंगे? गायब हो जाएंगे। तो मतलब अपन क्या हो जाएंगे? एक प्रिमिटिव ह्यूमन एज में चले जाएंगे, यानी आदि मानव की एज में ही अपन चले जाएंगे अगर अपन अपनी लाइफ से थर्मोडायनेमिक्स को हटा देते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, अभी मैंने सिर्फ बातें बताई हैं। अगर मैं आपको एक डेटा दिखाऊं कि हाँ थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, तो डेटा देखने के लिए आप क्या देख सकते हो? स्क्रीन पे आपको एक कर्व शो हो रहा होगा और ये जो कर्व है ये है जीडीपी का। किसका? जीडीपी का। जो वर्ल्ड की जो टॉप कंट्रीज हैं उनकी जीडीपी ग्रोथ यहाँ पे ड्रॉ की गई है। आप देखोगे कि 1800 के बाद यानी कि सन 1800 के बाद जीडीपी के अंदर सडनली क्या आया? उछाल आया। मतलब जीडीपी कंटिन्यूसली क्या हुई है? बढ़ी है। तो ऐसा क्या हुआ? सन 1800 के बाद ऐसा क्या हुआ कि अचानक से जीडीपी इतनी बढ़ गई? तो इसका रीज़न क्या था? स्टीम इंजन का बनना। किसका बनना? स्टीम इंजन का बनना, जो कि सादी कार्नोट इंजन जो अपन सिलेबस में पढ़ने भी वाले हैं। सादी कार्नो ने जैसे ही कार्नोट इंजन की कॉन्सेप्ट दी, इंजन्स बने और इंजन्स की एफिशिएंसी धीरे धीरे बढ़ती गई, फैक्ट्रीज बनी, उसके बाद कार, स्कूटर, एरोप्लेन, सारी चीज़ें बनी। इसका मतलब ये जो डेटा है जो ये दिखा रहा है कि 1800 के बाद, क्योंकि न्यूटोनियन अगर मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स तो पहले भी था ना, लेकिन उससे अपन ये नहीं कह सकते कि रेवोल्यूशनरी चेंज नहीं आया। एक रेवोल्यूशनरी चेंज नहीं आया ह्यूमन लाइफ में। रेवोल्यूशनरी चेंज किसकी वजह से आया? थर्मोडायनेमिक्स की वजह से आया। ठीक है, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है थर्मोडायनेमिक्स में, कि थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल ऐसे नहीं था जैसे अगर अपन न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात करें तो न्यूटन आए, 3 इक्वेशन देकर चले गए, काम हो गया और आज तक वैसा ही चल रहा है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी लॉन्ग है। क्या है? काफ़ी लॉन्ग है और अलग अलग साइंटिस्ट ने यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन दिया है।
अपना अलग अलग जो है कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया है। तो अब तक आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि थर्मोडायनेमिक्स ह्यूमन लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब अपन इसके बाद बात करते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले अपन थोड़ी सा हिस्टोरिकल नोट बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा थर्मोडायनेमिक्स में अपन किसकी बात करेंगे, अपन बात करेंगे हीट की। किसकी बात करेंगे, हीट की। तो जो हीट की अगर अपन एक ओल्ड फेमस कॉन्सेप्ट की बात करें तो हीट क्या है, हीट क्या है, इस सवाल का जवाब यकीन मानिए जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स आ गया था, जो कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, dq इक्वल्स टू du प्लस dw, यानी कि इस इक्वेशन के अंदर क्या था, हीट था। क्यों, क्या है, हीट को रिप्रेजेंट करता है, हीट था। इंजन बन गए थे लेकिन फिर भी पता नहीं था कि हीट है क्या। मतलब जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो नहीं आई थी। इवन इंजन बनने के बाद भी, इंजन बनने के बाद भी हमें नहीं पता था कि हीट क्या है। तो हमें फिर क्या पता था, तो हमें एक पुरानी थ्योरी थी हमारे पास, और उस थ्योरी का नाम है कैलोरिक थ्योरी। क्या नाम है, कैलोरिक थ्योरी। तो अब अपन डिस्कस क्या करेंगे, कैलोरिक थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो कैलोरिक थ्योरी क्या है, कैलोरिक थ्योरी क्या है, तो कैलोरिक थ्योरी इज अबाउट एन इनविजिबल फ्लूइड। इनविजिबल मतलब जो दिखाई नहीं देता, फ्लूइड का मतलब द्रव्य पदार्थ। ठीक है, अच्छा, इनविजिबल फ्लूइड के बारे में है कि जो भी मैटर है, जो भी मैटर है उसके अंदर जो हीट है वो किसकी वजह से होती है, इनविजिबल फ्लूइड की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, इनविजिबल फ्लूइड की वजह से होती है। सवाल उठता है कि ठीक है, कोई भी उठ के आया और उसने कह दिया कि यार जो हीट है ना वो क्या है, इनविजिबल फ्लूइड है, तो ऐसे तो कौन मान लेगा, कोई भी नहीं मानेगा। तो हर एक इन्वेंशन के पीछे एक इमेजिनेशन होती है। क्या होती है, एक इमेजिनेशन होती है। उस इमेजिनेशन के अपन बात करते हैं कि ऐसा इमेजिन कैसे कर पाए। तो आपने अगर अपन इंडियन कल्चर की बात करें तो 5 एलिमेंट्स थ्योरी का नाम सुना होगा। पंच तत्व, यानी कि हर चीज़ किससे बनती है, 5 तत्वों से मिलकर बनती है। अगर आपने नहीं भी सुना है तो शक्तिमान के अंदर, अगर बचपन में आपने शक्तिमान देखा है तो शक्तिमान में ज़रूर आपने देखा होगा कि शक्तिमान किस तरीके से 5 एलिमेंट से बनता है, 5 एलिमेंट से बनता है। और 5 एलिमेंट्स थ्योरी का क्या मतलब है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर जितने भी इवन ह्यूमन बीइंग्स, अगर मैं खुद की भी बात करूं तो मैं किन से मिलकर बना हूं, 5 एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ हूं। और ये 5 एलिमेंट्स कौन कौन हैं, स्पेस, अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर। तो ये 5 चीज़ों से मिलकर कौन बनता है, जैसे इंसान बनता है। अगर अपन ग्रीक मेथोडोलॉजी की बात करें तो ग्रीक के अंदर स्पेस को जगह नहीं दी गई है, वहाँ पे 5 एलिमेंट्स की जगह 4 एलिमेंट्स थ्योरी की बात की जाती है। लेकिन इंडियन कल्चर में अपन स्पेस को भी कंसीडर करते हैं, तो अपन 5 एलिमेंट थ्योरी की बात करते हैं। तो पुराने टाइम में क्या था, जैसे 5 एलिमेंट थ्योरी थी, ऐसे ग्रीक के अंदर क्या थी, 4 एलिमेंट थ्योरी थी। और 4 एलिमेंट थ्योरी का एक पार्ट क्या था कि हर चीज़ किससे बनती है, 4 एलिमेंट से बनती है, जिनमें से एक फायर भी है। क्या है, एक फायर भी है। तो यहाँ से पहली बार फिलोसोफर्स को आइडिया हुआ कि यार अपन यहाँ से हीट को समझा सकते हैं। बोले सर कैसे समझा सकते हैं, उन्होंने कहा कोई भी चीज़ जली, बर्न जब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो होता क्या है कि उसके अंदर की जो आग है वो बाहर आ जाती है। क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। क्या कह रहे थे अपन कि हर चीज़ किससे मिलती है, 4 एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। ग्रीक जो फिलोसोफर थे वो क्या मानते थे, हर चीज़ 4 एलिमेंट से बनती है और उनमें से एक फायर भी है। तो बोले जब कोई चीज़ जलती है तो उसकी जो अंदर की जो फायर है वो कहाँ आ गई, बाहर आ गई। कहाँ आ गई, बाहर आ गई। बोले ठीक है यार, कहानी मतलब थोड़ा ऐसे समझ रहे हो, मतलब दिल बहलाने के लिए अच्छी थी। तो बोले ठीक है यार, हीट का मतलब ये है कोई भी चीज़ जल रही है तो उसके अंदर थी आग और वो बाहर आ गई, ठीक है, मान लिया। लेकिन जैसे जैसे आपको पता है जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो ज़्यादा समझदार होती है, तो जब धीरे धीरे चीज़ें डेवलप हुई तो आ गया फिर अपना इनविजिबल फ्लूइड थ्योरी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। तो उन्होंने क्या कहा, तो इस थ्योरी के जो पीछे थे वो थे लेवोसियर। कौन थे, लेवोसियर। तो लेवोसियर ने क्या कहा कि ठीक है, कोई भी चीज़ जल रही है और फिलोसोफर्स ने ये कहा कि उसके अंदर फायर थी जो कि बाहर आ गई है। तो बोले यार कोई भी चीज़ जल रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। जैसे भाई पेट्रोल जल रहा है या फिर कोई भी चीज़ जल रही है, उसके पीछे कोई ना, पेट्रोल से आग लग रही है या जो भी है। अब लेवोसियर ने कहा कि कुछ ना कुछ चीज़ होनी चाहिए जलाने के लिए। तो अब उनके दिमाग में क्या आइडिया आया, इनविजिबल फ्लूइड का आइडिया आया। उन्होंने क्या कहा कि हर मैटर के अंदर क्या होता है, एक इनविजिबल फ्लूइड होता है और उसकी
उसकी वजह से कोई भी जो मैटर है वो क्या रखता है, हीट रखता है। क्या रखता है, हीट रखता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, लेवोसियर ने हीट को क्या कह दिया, इनविजिबल फ्लूइड कह दिया, और उस इनविजिबल फ्लूइड को नाम भी दे दिया। क्या नाम दिया, कैलोरिक। क्या नाम दिया, कैलोरिक। तो अब जो इनविजिबल फ्लूइड था जिसका नाम क्या रखा लेवोसियर ने, कैलोरिक नाम रखा, वो क्या बन गया, हीट बन गया। मतलब हीट की एक नई कॉन्सेप्ट आ गई। ठीक है। इसके अलावा लेवोसियर ने कुछ और चीज़ें भी बताई। लेवोसियर ने ये कहा कि जो कैलोरिक होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर वो कंजर्व रहेगा। क्या रहेगा, कंजर्व। मतलब आप कैलोरिक को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और ना ही बना सकते हो। मतलब कंजर्वेशन ऑफ कैलोरिक की कॉन्सेप्ट बताई। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या कही कि भैया जो ये जो अपना रिपल्सिव होगा, मतलब जो कैलोरिक जो होगा, जो इनविजिबल जो फ्लूइड होगा, वो कैसा होगा नेचर में, रिपल्सिव होगा। तो अब आप सोचो उनके दिमाग में ये चीज़ कैसे आई, ये चीज़ कैसे आई। बहुत कॉमन सी चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने देखा कि जब भी अपन किसी चीज़ को हीट करते हैं, जब भी अपन किसी चीज़ को हीट करते तो होता क्या है, वो चीज़ फैलती है। जैसे अगर मैं एक कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स को अगर क्या करता हूँ, हीट देता हूँ, तो वो थोड़ा दूर दूर हटने लग जाएंगे। नॉर्मल सी बात है। जब भी आप हीट देते हो तो क्या होता है, एक्सपेंशन हो रहा था। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई हीट क्या है, कैलोरिक फ्लूइड है। तो जब आपने किसी को हीट दी, यानी आपने जब किसी चीज़ को गर्म किया, तो गर्म करने का मतलब क्या है, आपने उसके अंदर कैलोरिक फ्लूइड और डाल दिया। आपने उसके अंदर कैलोरिक फ्लूइड और डाल दिया। अब दूर हट रही है, दूर हट रही है, तो दूर कब हट सकती है, जब कैलोरिक फ्लूइड कैसा हो, रिपल्सिव हो। कैसा हो, रिपल्सिव हो। तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए। पहली चीज लेवोसियर ने क्या कहा, हीट क्या है, कैलोरिक है, जो कि कंजर्व रहेगा। क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है। दूसरी चीज क्या कही कि जो कैलोरिक है, जो इनविजिबल फ्लूइड जो है, वो कैसा होगा नेचर में, रिपल्सिव होगा। कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। तो यहाँ से जो आपकी कैलोरिक थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाती है। और काफ़ी लोग इसे मान भी लेते हैं कि यार ठीक है यार, सब कुछ ठीक चल रहा है, हाँ मान लेते हैं। लेकिन उसके बाद ये थ्योरी फेल हुई किसकी वजह से, बेंजामिन थॉमसन की वजह से। किसकी वजह से, बेंजामिन थॉमसन की वजह से। अब ये जो बेंजामिन थॉमसन थे, ये बेसिकली अमेरिकन थे, लेकिन वॉर के अंदर इन्होंने ब्रिटिश का साइड लिया, और ये एक वॉर मिनिस्टर थे। क्या थे, वॉर मिनिस्टर थे। अब अगर वॉर मिनिस्टर हैं तो इनके पास काम क्या था कि जितने भी वेपन्स वगैरह हैं उनको डेवलप किया जाए। तो वो ऐसे एक दिन लैब में देख रहे थे कि जो हॉर्सेस को एक ड्रिल मशीन से कनेक्ट किया हुआ था। भाई आजकल तो क्या मशीन है, ठीक है, उस टाइम क्या होता था, घोड़ों को बांध दिया और उससे एक ड्रिल मशीन बनाई एक तरीके से, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है। और इस ड्रिल मशीन के घूमने से किसके अंदर होल बना रहे थे, कैनन के अंदर, यानी कि एक तोप के अंदर। तोप किसकी बनी हुई थी, ब्रेस मेटल है उसकी बनी हुई थी, उसके अंदर होल, क्योंकि होल बनेगा तभी तक गोला दूर तक फेंका जा सकेगा। तो जो सेटअप था कंप्लीट, उससे क्या कर रहे थे, होल बना रहे थे किसके अंदर, कैनन के अंदर। अब यहाँ से कुछ चीज़ें जो है नोट की थॉमसन ने। पहले चीज़ उन्होंने क्या नोट की कि जब ड्रिलिंग चल रही थी तो वहाँ पे हीट जनरेट हुई। जो कैनन थी वो भी गर्म हो गया, और जो आपका जो निडल थी वो भी गर्म हो गई। मतलब क्या हो रहा है, हीट जनरेट तो हो रही है। तो अब नोट कर लिए बात थॉमसन ने। फिर उन्होंने देखा कि यार लेवोसियर ने ये बताया था कि ये जो आपका जो कैलोरिक है, जो कि हीट इधर से उधर ले जा रहा है, मतलब कोई भी चीज़ गर्म हो रही है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर जो है कैलोरिक दूसरे ऑब्जेक्ट से आया है। तो आप सोचो यहाँ पे निडल भी गर्म हो रही है और कैनन भी गर्म हो रही है। तो यार ये तो दोनों ही गर्म हो रहे हैं। मतलब कौन किसको कैलोरिक ट्रांसफर कर रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। मतलब लेवोसियर की थ्योरी तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। और दूसरी चीज़ उन्होंने देखा कि चलो ठीक है, अगर अपन मैकेनिकल वर्क को कंसिडर भी कर लें, तो जो हीट जो जनरेट हो रही थी वो किस पे डिपेंड नहीं कर रही थी, जो निडल की शार्पनेस जो है उस पे डिपेंड नहीं कर रही थी। जो निडल थी जिससे होल बनाया जा रहा था कैनन के अंदर, उसकी शार्पनेस पे डिपेंड ही नहीं कर रही थी। जबकि लेवोसियर ने क्या कहा कि एक फ्लूइड है, और जितना ज़्यादा शार्प होगा, नॉर्मल सी बात है, उतना फ्लूइड बाहर आएगा, उतना फ्लूइड क्या आना चाहिए, बाहर आना चाहिए, कैलोरिक फ्लूइड उतना ही बाहर आना चाहिए। लेकिन वो किस पे डिपेंड नहीं कर रही थी, शार्पनेस पे डिपेंड नहीं कर रही थी। तो किस पे डिपेंड कर रही थी, जो हॉर्सेस थे, जो घोड़े थे, वो कितना वर्क कर रहे हैं, घोड़े कितना वर्क कर रहे हैं, इस बात पे डिपेंड कर रही थी क्या, कि वहाँ पे कितनी हीट जनरेट हो रही है।
तो यहाँ से थॉमसन ने क्या कहा कि यार देखो, पहली चीज़ तो दोनों चीज़ गर्म हो रही हैं, मतलब अगर ऐसा था कि कोई भी चीज़ कांटेक्ट में आने पे एनर्जी चेंज कर रही हैं, तो एक कैलोरिक फ्लूइड देता है, दूसरा ले रहा है, क्योंकि कैलोरिक फ्लूइड क्या है, कंजर्व है। लेकिन यहाँ तो दोनों चीज़ गर्म हो रही हैं, और दोनों गर्म भी हो रही हैं। तो अगर अपन एक शार्प निडल की बात करें तो शार्प निडल के लिए क्या होना चाहिए था, ज़्यादा फ्लूइड बाहर आना चाहिए था, ज़्यादा हीट जनरेट होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ तो किस पर डिपेंड कर रहा है कि घोड़ों ने कितना काम किया, वर्क डन बाई हॉर्सेज, इस बात पर डिपेंड कर रही थी हीट। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लेवोसियर की जो कॉन्सेप्ट थी उसमें गड़बड़ी थी, क्योंकि यहाँ से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे जो लेवोसियर की थेरीज थी उसको। इसके बाद उन्होंने एक और ऑब्जर्वेशन किया थॉमसन ने, क्योंकि वो मानने वाले नहीं थे। उन्होंने तो कमर कस ली थी कि भैया लेवोसियर की थ्योरी को तो क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करना ही करना है। तो अब जब होल कर रहे थे तो जैसे कुछ टुकड़े टूट के बाहर निकलेंगे, तो एक टुकड़ा जो बाहर निकला ब्रास का, जो मेटल थी जिससे कैनन बनी हुई थी, वो टुकड़ा उन्होंने उठाया, और एक उसी मेटल का नॉर्मल टुकड़ा जो कि उस कैनन का हिस्सा नहीं था वो लिया। अब लेवोसियर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि भाई जो कैनन से जो निकला है वो तो बेचारा गर्म हो चुका था, बहुत सारा खुद का फ्लूइड क्या निकाल चुका था, बाहर निकाल चुका था। भाई हीट जनरेट होगी ना जब ड्रिल उसके अंदर होगा। तो लेवोसियर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि जो टुकड़ा कैनन से निकला था उसके पास कैलोरिक फ्लूइड कम होना चाहिए था, और जो नॉर्मल टुकड़ा लिया था उसके अंदर कैलोरिक फ्लूइड ज़्यादा होना चाहिए था। यही कॉन्सेप्ट थी लेवोसियर के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो टुकड़ा तोप से निकला है, कैनन से निकला है, उसका तो खर्च हो गया ना भाई, बाहर निकल गया ना। लेकिन जब दोनों टुकड़ों को लेकर थॉमसन ने उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाली, क्या निकाली, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाली, तो दोनों की सेम आ गई। क्या आ गई, सेम आ गई। तो बोले यार भैया अब तो बिल्कुल लेवोसियर की जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है। क्या है, गलत है, क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि कंजर्व रहेगा, कंजर्व रहेगा। यहाँ पे तो कंजर्व रह ही नहीं रहा। अभी भी इतना खर्च होने के बाद, यानी कि इतनी हीट जनरेट करने के बाद भी इसकी हीट कैपेसिटी तो दोनों की सेम है। तो कहने का मतलब ये था कि इन ऑब्जर्वेशन की वजह से थॉमसन ने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया किसको, लेवोसियर की थ्योरी को। तो मतलब जो आपका इनविजिबल फ्लूइड की थ्योरी थी, कैलोरिक थ्योरी थी, उसको डिस्ट्रॉय किसने किया, बेंजामिन थॉमसन ने किया। लेकिन आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ। आफ्टर द डेथ ऑफ लेवोसियर, थॉमसन मैरिड विडो ऑफ लेवोसियर। मतलब उन्होंने देखा कि यार अपने लेवोसियर की थ्योरी को भी बर्बाद कर दिया, तो उन्होंने जो उनकी विधवा थी, किनकी, लेवोसियर की, उससे शादी की। किसने, थॉमसन ने शादी की। तो ये कॉन्सेप्ट था कि किस तरीके से कैलोरिक थ्योरी डेवलप हुई और फिर किस तरीके से थॉमसन ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। इसका मतलब ये थ्योरी फिलहाल वैलिड नहीं है। अभी जो मॉडर्न थ्योरी है हीट की, उस पे आते हैं अपन कि जो मॉडर्न थ्योरी है हीट की, तो हीट क्या है। हालांकि अपने आने वाले लेक्चर्स में भी अपन डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन इसमें भी अपन थोड़ा सा बता देते हैं कि हीट क्या है। तो अगर मैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करूं, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हीट इज मोड ऑफ एनर्जी चेंज। क्या कहा, हीट इज मोड ऑफ एनर्जी चेंज। मतलब हीट एक तरीका है क्या करने का, एनर्जी को चेंज करने का। क्या करने का, एनर्जी को चेंज करने का। मतलब हीट एनर्जी नहीं है, एनर्जी जैसी डायमेंशन रख रहा है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हीट इज एनर्जी। एनर्जी इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, और उन सब पे अपन आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। लेकिन यहाँ से क्या कहा कि हीट क्या नहीं है, हीट एनर्जी नहीं है, बल्कि एनर्जी चेंज करने का एक मोड है, एक क्या है, तरीका है। क्या है, तरीका है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आप उसके लिए डिफाइन नहीं कर सकते कि इसकी हीट कितनी है। आप उसके लिए नहीं कहोगे कि इसके पास इतनी हीट है, नहीं कह सकते। आप क्या कहोगे, इसके पास इतनी एनर्जी है। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर क्या आया, एनर्जी कंजर्वेशन आया। किस, क्या आया, एनर्जी कंजर्वेशन। और एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ है। क्या है, यूनिवर्सल लॉ। मतलब सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स नहीं, जितनी भी स्ट्रीम है फिजिक्स की या किसी भी साइंस की, सब जगह वैलिड है एनर्जी कंजर्वेशन। तो जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वहाँ पे क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन है। जबकि कैलोरिक थ्योरी के अंदर हीट को क्या कहा, इनविजिबल फ्लूइड कहा, और उसका कंजर्वेशन बताया। तो दोनों में पहला डिफरेंस, वहाँ पे हीट को कंजर्व बता रहे थे, यहाँ पे एनर्जी को कंजर्व बता रहे हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर, जो कि सही है। ठीक है, क्योंकि कैलोरिक थ्योरी तो फेल हो गई, थॉमसन ने फेल कर दिया था। तो लिटरली हीट क्या है, हीट इज मोड ऑफ एनर्जी चेंज। यानी कि जो एनर्जी चेंज हो रहा है उसका एक मोड है, तरीका है एनर्जी चेंज करने का। मतलब देखिए आप, जैसे मान लीजिए एक मैं कॉफ़ी कप लेता हूँ, कॉफ़ी का टेम्परेचर मान लीजिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसको मैं एक टेबल पे रख देता हूँ, और रूम का टेम्परेचर कितना है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेंटीग्रेड।
होगा क्या, धीरे धीरे जो कॉफ़ी का जो टेम्परेचर है वो कम होता चला जाएगा, कॉफ़ी ठंडी होती चली जाएगी। मान लीजिए मैंने अगर 5 मिनट बाद देखा तो हो सकता है उसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो, और अगर मान लीजिए मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है और मैं कॉफ़ी नहीं पीना पसंद करता, तो हो सकता है कुछ मिनटों बाद या कुछ घंटे बाद जो कॉफ़ी का जो टेम्परेचर है वो कितना आ जाएगा, रूम टेम्परेचर के इक्वल आ जाएगा, यानी कि दैट इज़ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ कॉफ़ी का, तो कॉफ़ी की एनर्जी चेंज हुई, क्या हुई, एनर्जी चेंज हुई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब एनर्जी चेंज हो रही है तो वहाँ पे हीट है। अब हीट कहाँ फ्लो होती है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर हीट कहाँ फ्लो हो रही है, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ। कहाँ, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो होगी। अच्छा, कब तक फ्लो होगी, जब तक कि इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। क्या नहीं आ जाता, एक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। तो इस जो फ्लो है, जो हीट का जो फ्लो है एनर्जी चेंज के लिए, आप इसको एग्जैक्टली कैसे समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए मैं 2 वाटर टैंक लेता हूँ, क्या लेता हूँ, 2 वाटर टैंक लेता हूँ, एक के अंदर वाटर का लेवल ज़्यादा है, दूसरे के अंदर वाटर का लेवल कम है। क्या है, कम है। तो आप सोचिए अगर मैं इनको एक हॉरिजॉन्टली एक पाइप से जोड़ दूँ, क्या करूँ, हॉरिजॉन्टली एक पाइप से जोड़ दूँ, तो क्या होगा, जिस टैंक के अंदर पानी ज़्यादा है उससे पानी किधर आने लग जाएगा, जिस टैंक में पानी कम है। और ये जो फ्लो है ये कब रुकेगा, जब दोनों का वाटर लेवल सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब दोनों का वाटर लेवल सेम हो जाएगा। कहने का मतलब जब जिस तरह से वाटर का फ्लो हो रहा है अलग अलग लेवल्स के लिए, वैसे ही हीट का फ्लो होता है अलग अलग लेवल। तो बोले यार वहाँ पे वाटर लेवल है, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे होता है टेम्परेचर डिफरेंस। क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस। तो जो हीट का जो फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। अगर अपन कॉफ़ी वाले एग्जांपल की बात करें तो जो रूम का टेम्परेचर था और जो कॉफ़ी का टेम्परेचर था उनमें डिफरेंस था। अब गर्म कौन है ज़्यादा, हॉट कौन है, कॉफ़ी। रूम का टेम्परेचर कम है तो हीट कहाँ से फ्लो होना स्टार्ट होती है, कॉफ़ी से कहाँ जाती है, एनवायरनमेंट के अंदर यानी रूम के अंदर। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि हीट क्या है, हीट क्या है, हीट इज अ मोड ऑफ एनर्जी चेंज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, और यू कैन से ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये चीज़ स्पेसिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं ये नहीं कहता हूँ टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी चेंज, तो आप उसको हीट नहीं कह सकते हो। बोले सर कैसे, क्यों स्पेसिफाई करना ज़रूरी है और हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दोनों चीज़ों को। तो एक एग्जांपल आपने कॉफ़ी का देखा, वहाँ पे भी क्या हो रहा है, एनर्जी चेंज हो रही है कॉफ़ी की, यस। दूसरा, एक व्हील घूम रहा है, एक पहिया घूम रहा है, मैंने उसको हाथ से रोका तो पहिए की एनर्जी चेंज हो गई। पहले उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, रुक गया, एनर्जी जीरो हो गई एक तरीके से, तो एनर्जी उसकी चेंज हुई। लेकिन क्या यहाँ पे हीट का कोई लेना देना हुआ, नहीं। मैंने उसको हाथ से रोका तो मैंने क्या किया, मैकेनिकल वर्क किया। क्या किया, मैकेनिकल वर्क किया। तो ध्यान रखना, एनर्जी चेंज, किसी भी तरीके का एनर्जी चेंज को आप हीट नहीं कह सकते हो। आप हीट कब कहोगे, जब वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होगा। तो घूमते हुए पहिए को रोकना मैकेनिकल वर्क हो गया, लेकिन जो कॉफ़ी रखी मैंने टेबल पे, रूम टेम्परेचर तक वो आ गई, वो प्रोसेस में क्या हुआ, हीट एक्सचेंज हुई। क्या हुई, हीट एक्सचेंज हुई। तो आई होप कि आपको हीट का एक जो बेसिक आइडिया है वो हो गया होगा। बाकी आने वाले लेक्चर में और अच्छे से अपन जो है ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।